ठीक है, तो आज हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट और लास्ट कंसेप्ट स्ट्रेट लाइन का स्क्यू लाइंस को डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए। तो सबसे पहले ये समझिए कि स्क्यू लाइंस हम कहते किसको हैं। तो इस चीज को मैं डायग्राम से समझाना चाहूंगा। सिंपल 3D वर्जन में इसको देखिए कि अगर ये दो लाइन है इस तरह की, तो इसको हम बोल देंगे कि ये दो लाइन आपस में पैरेलल है। अगर ये दो लाइन ऐसी है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, तो हम बोल देंगे कि ये जो दो लाइन है ये आपस में इंटरसेक्टिंग है। लेकिन अगर इस दोनों के अलावा एक तीसरी प्रजाति आ जाए जो कि पैरेलल भी नहीं है और इंटरसेक्टिंग भी नहीं है, नॉन पैरेलल नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस, तो उसको हम लोग कह देते हैं स्क्यू लाइंस। अब ये कैसी होती हैं, तो इसको यहां से समझ सकते हैं आप। जैसे एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, देखिए। तो अब ये जो दो लाइन है इसको आप आपस में पैरेलल भी नहीं कह सकते और ना ही ये आपस में कोई इंटरसेक्शन पॉइंट दे रही है। तो ये जो लाइंस होंगी ये आपस में क्या कहलाएंगी, ये आपस में स्क्यू लाइंस कहलाएंगी। ठीक है बेटा, अब आप देखो कि अगर मैं इस दो लाइन की बात करूं तो ये लाइन जैसे इधर आगे को बढ़ेगा और ये लाइन जैसे इधर आगे को बढ़ेगा, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है ये बढ़ता ही जाएगा। तो एक कॉमन पॉइंट है, कॉमन नॉर्मल है एक कह सकते हो, जिसके अलोंग इसका मिनिमम डिस्टेंस आएगा और उस कॉमन नॉर्मल को आप ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये ठीक है, मान लीजिए इस मार्कर का ये व्हाइट पोर्शन, तो ये हमारा कॉमन नॉर्मल है जिसके अलोंग कि ये वाली लाइन और इस वाली लाइन के बीच का मुझे मिनिमम डिस्टेंस मिलेगा। इसके अलावा ये लाइन इधर को बढ़ रही है और ये लाइन इधर को बढ़ रही है। तो जैसे जैसे आप आगे की तरफ लाइन को खींचोगे या पीछे डायरेक्शन में लाओगे, आपका जो दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस है वो बढ़ता जाएगा। तो आप इसको बड़े अच्छे से 3D में विजुअलाइज कर सकते हैं कि अगर इस तरह की सिचुएशन है तो इनका एक कॉमन नॉर्मल जो है ये वाला, इसके अलोंग एक मिनिमम डिस्टेंस मिल रहा है। आज हम लोगों का यही काम है इस लेक्चर का कि हम ये मिनिमम डिस्टेंस जो है अलोंग द कॉमन नॉर्मल उसको ऑब्टेंड करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैंने डिफाइन किया बेटा कि स्क्यू लाइंस किसको कहते हैं। तो टू नॉन पैरेलल नॉन इंटरसेक्टिंग lines are known as skew lines. Two non-parallel, non-intersecting lines are known as skew lines. ठीक है बेटा, और अभी अभी मैंने डायग्राम में आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन दी कि अगर हमारे पास दो स्क्यू लाइंस हैं तो उनके बीच एक मिनिमम डिस्टेंस एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एग्जिस्ट करेगा। हमारा आज का काम यही है। क्या है हमारा काम? वी हैव टू फाइंड आउट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस। ठीक है बेटा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले मैं इसके लिए वेक्टर फॉर्म को देखूंगा और फिर उसके बाद हम लोग इसके कार्टेशियन फॉर्म को देखेंगे। तो सबसे पहले इसका वेक्टर फॉर्म। तो मान लीजिए कि आपके लाइन की जो इक्वेशन है वह r इक्वल टू a प्लस लैम्डा टाइम्स b वेक्टर, और जो दूसरा लाइन है उसकी इक्वेशन है r इक्वल टू c प्लस लैम्डा टाइम्स b2 वेक्टर। पहले को मान लीजिए r इक्वल टू a प्लस लैम्डा टाइम्स b1 वेक्टर और दूसरे को मान लीजिए r इक्वल टू c प्लस लैम्डा टाइम्स b2 वेक्टर। तो ठीक है, हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने दो लाइन को एज्यूम कर लिया बेटा। ठीक है, अब ये बात अभी अभी हुई थी कि जो कॉमन नॉर्मल है उसके अलोंग मिनिमम डिस्टेंस आएगी। तो हम क्या करते हैं, देखिए कि कॉमन नॉर्मल के अलोंग एक यूनिट वेक्टर ले लेते हैं पहले। उसका क्या उद्देश्य है, उसका क्या पर्पस है,
मैं आपको वो बाद में बताऊंगा। अभी ये देखिए कि ये वाला जो लाइन है, पहला लाइन आपका ये वेक्टर b1 के पैरेलल है, ये जो आपका लाइन है ये दूसरा लाइन है, ये वेक्टर b2 के पैरेलल है। तो ऐसी लाइन जो कि वेक्टर b1 और b2 दोनों पे परपेंडिकुलर हो, वो कैसे मिलेगी? अगर वो b1 और b2 पे परपेंडिकुलर हो गई तो ऑब्वियसली दोनों लाइन पे परपेंडिकुलर हो गई। तो हमें अगर दो वेक्टर के बीच ये चाहिए होता है तीसरा वेक्टर जो कि उस दोनों पे परपेंडिकुलर हो, तो हम क्या करते हैं बेटा, क्रॉस प्रोडक्ट की तरफ जाते हैं। तो अगर मुझे b1 और b2 पे परपेंडिकुलर वेक्टर चाहिए तो मैं क्या करूंगा, b1 और b2 का क्रॉस प्रोडक्ट निकालूंगा। तो वेक्टर परपेंडिकुलर टू b1 एंड b2 क्या हो जाएगा बेटा, b1 क्रॉस b2। ठीक है, तो इसी चीज को दूसरे तरह से आप लिख सकते हैं कि यूनिट वेक्टर along common normal क्या हो जाएगा बेटा, b1 क्रॉस b2 बाय मॉडुलस b1 क्रॉस b2। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं यूनिट वेक्टर along कॉमन नॉर्मल, तो ये चीज हो जाएगी b1 क्रॉस b2 डिवाइडेड बाय यूनिट वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉडुलस b1 क्रॉस b2। चलिए ठीक है, यहां तक हम लोगों ने इसको देख लिया। अब मैं पहले एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूं और फिर मैं इसको रिलेट करूंगा। यहां पे मान लीजिए हम लोग अभी IJK से ही बात कर लेते हैं, 2D में आ जाते हैं। इसका बेटा इस टॉपिक से कोई लेना देना नहीं है, मैं जस्ट समझा रहा हूं इस चीज को। मान लीजिए कि ये x एक्सिस है और मान लीजिए कि ये y एक्सिस है। ठीक है, और हमारे पास एक वेक्टर है यहां पे अल्फा i कैप प्लस बीटा j कैप। ठीक है, ये एक वेक्टर है, एक पॉइंट है P, अल्फा i कैप प्लस बीटा j कैप। अगर मैं आपको कहूं कि मुझे इस OP का इंपैक्ट देखना है, इसका प्रोजेक्शन देखना है कि अगर मैं इस OP को x एक्सिस के अलोंग मेजर करूं, अगर मैं इस OP को x एक्सिस के अलोंग मेजर करूं, x एक्सिस के अलोंग इसका कंपोनेंट लूं या x एक्सिस के अलोंग इसका प्रोजेक्शन लूं, तो मुझे क्या वैल्यू मिलेगी? तो अभी तो आप बड़े आराम से कह दोगे सर अल्फा मिलेगी। y एक्सिस के अलोंग लूं तो क्या मिलेगी, बीटा मिलेगी। बट टेक्निकली हम क्या करते हैं, अगर मैं ये चाहता हूं कि जो OP वेक्टर है इसका x एक्सिस के अलोंग क्या वैल्यू आएगा, तो हम क्या करेंगे बेटा, हम x एक्सिस के अलोंग एक यूनिट वेक्टर लेंगे और उसके साथ इसका डॉट प्रोडक्ट लिख देंगे। डायग्राम में चूंकि आपको दिख रहा है अल्फा, बट बेसिकली वो क्या हो रहा है, OP डॉट i, और यहां से आपको मिल जा रहा है अल्फा। अगर मैं बात करूंगा कि y एक्सिस के अलोंग इसका प्रोजेक्शन चाहिए, इसका इंपैक्ट चाहिए, ठीक है, इसका कंपोनेंट चाहिए, तो आप क्या करोगे, y एक्सिस के अलोंग एक यूनिट वेक्टर के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट ले लोगे और आपको मिल जाएगा बीटा। ठीक है बच्चों, तो कोई भी वेक्टर हो उसका किसी भी डायरेक्शन में अगर मुझे कंपोनेंट चाहिए होगा तो मुझे मिल सकता है। करना क्या होता है, उस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर के साथ उसका डॉट प्रोडक्ट लेना होता है। ठीक है, ये एक सिंपल बात है, 11th क्लास की फिजिक्स में भी हम लोग पढ़ते हैं। मैंने यहां पे इसको जस्ट एक्सप्लेन किया क्योंकbe मैं जो करने जा रहा हूं उसमें मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है बेटा, चलिए ये काम हो गया। अब हम आते हैं अपने दो लाइन पे, इन्हीं दो लाइन पे। ठीक है, अब इस दो लाइन पे जब आप आते हो, ठीक है बेटा, तो आपको एक मान लीजिए कि इस तरीके से लाइन है, यहां पे ये एक लाइन है। ठीक है, इसकी इक्वेशन है r इक्वल टू a प्लस लेमडा टाइम्स b1। ठीक है, तो ये एक लाइन है जिसकी इक्वेशन है r इक्वल टू a प्लस लेमडा टाइम्स b1, और यहां पे एक पॉइंट है a जो कि फिक्स पॉइंट है आपका, वो यहां पे। ठीक है बेटा, अब आप देखिए कि मेरा जो दूसरा लाइन है वो ऐसे आ रहा है।
ये जो मार्कर है ये मेरे लिए दूसरी लाइन है, ठीक है। और मैं ये मानता हूं कि ये मार्कर का जो कवर है वो मेरा पॉइंट है सी, ठीक है। अब लाइन है बेटा, मार्कर छोटी है, वरना आप ये मान के चलो कि ये आपकी तरफ आएगी, ये इस तरह से इनफाइनाइट लेंथ तक जा रही। बट लेट अस से दैट कवर ऑफ दिस मार्कर हैज गॉट अ पोजीशन वेक्टर सी, ठीक है। आपको अब देखो मिनिमम डिस्टेंस क्या है इस मार्कर वाली लाइन का और इसका, तो ये आएगा इस कॉमन नॉर्मल के लो, ठीक है। अब मैं क्या करना चाह रहा हूं, मैं चाह रहा हूं कि मैं इस पॉइंट सी को इस पॉइंट ए से मिला दूं। ध्यान दो, इस पॉइंट सी को इस पॉइंट ए के साथ मिला दो, ठीक है। तो ये एक वेक्टर यहां पॉइंट सी है, ये ए है, ये वेक्टर ए सी हो गया बेटा। अगर मैं ए सी का कॉमन नॉर्मल जो कि ये है, इसके अलोंग यूनिट वेक्टर जो कि b1 क्रॉस b2 बाय मॉडुलस ऑफ b1 क्रॉस b2 है, उसके साथ डॉट प्रोडक्ट ले लूं तो मुझे इसका कंपोनेंट हाइट के अलोंग मिल जाएगा, यानी इन शॉर्ट मुझे ये शॉर्टेस्ट लेंथ मिल जाएगी। क्लियर है बेटा? भाई यहां पे एक पॉइंट है, यहां पे एक पॉइंट है, इसका अगर आप इस डायरेक्शन में कंपोनेंट लेंगे तो इस डायरेक्शन में जो इसकी वैल्यू है वो मिल जाएगी, और इस डायरेक्शन में इसकी वैल्यू क्या होगी, ये वाली लेंथ। एक आपका इस लाइन पे पॉइंट है, एक आपका इस लाइन पे पॉइंट है, तो कॉमन नॉर्मल के जो लॉन्ग यूनिट वेक्टर ले रहे हो तो कॉमन नॉर्मल की लेंथ मिल जाएगी, ठीक है बेटा। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस पॉइंट सी को ए से मिला करके और फिर कॉमन नॉर्मल के लॉन्ग जो यूनिट वेक्टर है उसके साथ डॉट प्रोडक्ट ले रहा हूं, ठीक है बेटा। तो चलिए इसी काम को हम लोग अंजाम देते हैं। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूं, एसी वेक्टर लिख देता हूं। एसी वेक्टर क्या हो जाएगा बेटा, एसी वेक्टर हो जाएगा सी माइनस ए कैप, ठीक है। सी माइनस ए कैप आपका एसी वेक्टर हो गया। और अब यूनिट वेक्टर पहले से निकाल रखा है हम लोगों ने, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा बेटा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा, सी माइनस ए क्रॉस b1, सी माइनस ए डॉट b1 क्रॉस b2 डिवाइडेड बाय मॉडुलस b1 क्रॉस b2, ठीक है बेटा। और चूंकि आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात कर रहे हो तो आप क्या करोगे, अगर आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात कर रहे हो तो आप इसका मॉडुलस ले लोगे। तो ये जो मॉडुलस आएगा बेटा ये क्या हो जाएगा, हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगा। अब यहां पे दो बातें हो सकती हैं, ठीक है। पहली बात क्या होगी कि ये जीरो आ जाए। ये जीरो कब आएगा बेटा, तो ये जीरो तब आएगा जब इसका डिनोमिनेटर जीरो हो जाए। तो यानी कि इफ सी माइनस ए डॉट b1 क्रॉस b2 इज इक्वल टू जीरो। अगर ये वाली चीज जीरो हो गई तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जीरो हो गया, तो क्या हो जाएगा बेटा, द टू लाइन्स विल बी इंटरसेक्टिंग, द टू लाइन्स विल बी इंटरसेक्टिंग। द टू लाइन्स विल बी इंटरसेक्टिंग, क्योंकि मिनिमम डिस्टेंस जीरो है, यानी वो एक दूसरे को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट जरूर कर रहा है। अब फिर आ जाओ, अदरवाइज अगर डिस्टेंस एग्जिस्ट करता है, इफ c माइनस ए डॉट b1 क्रॉस b2 इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्लियर है। यू विल हैव ए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, आपके पास एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, ठीक है बेटा। अब आप कहोगे कि सर हमने तीन बातें की थी, कौन कौन सी वो बातें थी, एक थी कि लाइन इंटरसेक्टिंग हो सकता है, एक थी कि लाइन स्क्यू हो सकता है, और एक थी कि लाइन पैरेलल हो सकता है। तो अगर ये इसकी वैल्यू आ गई, एग्जिस्ट कर गई, तो स्क्यू है, ये जीरो हो गया तो इंटरसेक्टिंग है। पैरेलल का नहीं बताया सर, क्यों बताऊं पैरेलल का, यहीं पे देखो भैया, इतना कुछ करने की जरूरत क्यों है आपको। आप सिंपल देखिए ना कि अगर आपका लाइन b1 के पैरेलल है और ये वाला लाइन b2 के पैरेलल है, अगर b1 b2 आपस में पैरेलल है तो ऑब्वियसली आपके दोनों लाइन पैरेलल हैं, तो आपको इतना कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो दो पैरेलल लाइन के बारे में अगर आपको डिसीजन लेना है कि वो है या नहीं है, तो आपको इतने दूर आने की जरूरत नहीं है, यहीं पे आप देख लेंगे अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, ठीक है बेटा।
तो आपको ऑब्वियसली आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, वहीं पे कह दो। फिर कहोगे कि सर ध्यान नहीं रहा, आगे बढ़ गए, देखा नहीं। कोई बात नहीं बेटा, नहीं देखा। अगर वेक्टर b1 और b2 पैरेलल है तो b1 क्रॉस b2 क्या हो जाएगा? 0। करेक्ट। अगर b1 और b2 पैरेलल है तो ऑब्वियसली b1 क्रॉस b2 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो आपको जब कभी भी यहां पे 0 मिलता है तो आप एक बार दोबारा से यहां पहुंच के देख लेना कि b1 और b2 कहीं आपस में पैरेलल तो नहीं है। अगर b1 और b2 आपस में पैरेलल हैं तो यहां पे जो 0 मिला है उसको आप भूल जाओ कि इंटरसेक्टिंग है, आप बस यहीं पे चिपक जाओ कि अगर b1 और b2 पैरेलल है तो लाइन जो है हमारा वो पैरेलल लाइन की कैटेगरी में आ चुका है। ठीक है। और अगर यहां से वैल्यू 0 मिल रही है बट b1 b2 पैरेलल नहीं है तो लाइंस क्या हो जाएंगे बेटा? इंटरसेक्टिंग हो जाएंगी। अब आप कहोगे कि सर पैरेलल लाइन के साथ क्या होगा? पैरेलल लाइन के साथ भी कुछ नहीं होगा, अभी पढ़ेंगे उसको कि अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो उसके बीच का डिस्टेंस हम कैसे बताते हैं, कैसे डिसाइड करते हैं। लेकिन सबसे पहले आप यहां पे लिख लीजिए इतनी बातों को, और अब हम इसका वेक्टर के बाद कार्टेशियन फॉर्म देख लेंगे। और जब वेक्टर और कार्टेशियन फॉर्म देख लेंगे देन आई विल सेपरेटली डिस्कस द पैरेलल फॉर्म। ओके, आई होप इट इज क्लियर टू यू। तो आप लोग एक बार इसको देख लीजिए, अच्छे से लिख लीजिए बेटा, क्योंकि अब हम लोग इसके कार्टेशियन फॉर्मेट पे आ रहे हैं। और कार्टेशियन फॉर्मेट में क्या करना है? कुछ नहीं करना है, सिंपल चीजें हैं आपके सामने। कार्टेशियन फॉर्मेट में बस सबके कोऑर्डिनेट्स और वो बाकी चीजें लिखनी है। सो लेट अस मूव टू कार्टेशियन फॉर्मेट। तो कार्टेशियन फॉर्मेट में बेटा लाइन की इक्वेशन सबसे पहले लिख लीजिए, x माइनस x1 बाय a1 इक्वल टू y माइनस y1 बाय b1 इक्वल टू z माइनस z1 बाय c1। और दूसरे लाइन की इक्वेशन x माइनस x1 बाय x माइनस x2 बाय a2 इक्वल टू y माइनस y2 बाय b2 इक्वल टू z माइनस z2 बाय c2। ठीक है बेटा। तो यहां से अगर मैं डाटा कलेक्ट करना चाहूं, ये मेरा लाइन 1 है, फर्स्ट लाइन है, और ये मेरा सेकेंड लाइन है। अगर मैं डाटा कलेक्ट करना चाहूं तो मेरा जो b1 वेक्टर है बेटा वो क्या है? a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप। और जो मेरा सेकेंड वेक्टर है b2 वो क्या है? a2 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस c2 k कैप। और जो पॉइंट है मेरा, जो मेरा AC वेक्टर बनेगा, जो मेरा A पॉइंट है वो क्या है बेटा? A पॉइंट है मेरा x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। और जो मेरा C वेक्टर है वो क्या है? x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। तो अगर मैं C माइनस A लिखना चाहूं, ठीक है, जो आप वहां पे लिख रहे थे C माइनस A, तो वो क्या हो जाएगा बेटा? वो हो जाएगा x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। ठीक है बच्चों। और अब जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, जो कि मैंने पहले ही आपको पिछली क्लास में अलग से एक्सप्लेन कर रखा है कि अगर मैं x डॉट y क्रॉस z लेता हूं तो वो डिटर्मिनेंट बन जाता है। तो उसी तरीके से अगर मैं यहां पे वेक्टर वाले फॉर्म को c माइनस a डॉट b1 क्रॉस b2 बाय मॉडुलस b1 क्रॉस b2 को लिखना चाहूं बेटा, तो c माइनस a यहां पे आ जाएगा। देखो ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, x डॉट y क्रॉस z क्या बताया था? कोफिशिएंट डिटर्मिनेंट हो जाता है। पिछली क्लास में हम लोग इसको डिस्कस कर चुके हैं बेटा। तो यहां पे लिखेंगे x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। b1 वेक्टर क्या है बच्चे? a1 b1 c1। b2 वेक्टर क्या है? a2 b2 c2। ठीक है। ये डिटर्मिनेंट क्या दे देगा आपको? तो ये डिटर्मिनेंट दे देगा c माइनस a डॉट b1 क्रॉस b2 डिवाइड जब आप करेंगे और क्रॉस प्रोडक्ट के लिए i j k a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये जो लिखेंगे आप,
तो अभी आपने मैग्नीट्यूड नहीं लिखा है बेटा, अभी आपने बस B1 क्रॉस B2 लिखा है, ठीक है। ऊपर भी वैल्यू है, नीचे भी वैल्यू है, अभी आपने बस B1 क्रॉस B2 लिखा है। चूंकि आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, तो आपको क्या जरूरत है बेटा, आपको मॉडुलस लेने की जरूरत है। तो आप या तो एक कंप्लीट मॉडुलस ले लीजिए, ठीक है, या सेपरेट करना चाहते हैं तो न्यूमरेटर का अलग मॉड हो गया, डिनोमिनेटर का अलग मॉड हो गया। तो अब जब आप नीचे ये मॉडुलस ले रहे हैं न्यूमरेटर के अंदर, तो ये क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड दे देगा, जो कि हमेशा पॉजिटिव होगा। और ऊपर जब आप एक डिटर्मिनेंट को सॉल्व करोगे तो हो सकता है पॉजिटिव वैल्यू आए, हो सकता है नेगेटिव वैल्यू आए, तो उसका मॉडुलस ले लोगे तो वो भी पॉजिटिव हो जाएगा, और इस तरीके से आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है वो एक पॉजिटिव वैल्यू को मिलेगा। क्लियर है बेटा? अब यहां तक आ गए हम लोग, सारी चीजें देखिए क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए, बड़ा अच्छा कंसेप्ट है, तो अच्छे से समझिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं रहनी चाहिए समझदारी की। तो ये हमारा आ गया बेटा दो स्क्यू लाइन के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कार्टेशियन फॉर्मेट में। क्लियर है? लिख लीजिए यहां तक। अब हम लोग यहां पे भी कंडीशन बनाएंगे वही, कि अगर लाइन इंटरसेक्टिंग है तो क्या होगा। ठीक है बेटा, लाइन पैरेलल है तो क्या होगा। तो पैरेलल के लिए मेरा फिर से वही जवाब है, पहले ही देख लो, क्यों आगे बढ़ोगे, इतना बड़ा डिटर्मिनेंट सॉल्व करोगे, इसकी कोई जरूरत है नहीं। तो इफ a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इक्वल टू c1 by c2 लाइन्स आर पैरेलल। ठीक है बेटा, अगर ऐसा नहीं है, लाइन्स पैरेलल नहीं है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन कि ये जो डिटर्मिनेंट है, ठीक है, x2, दूसरी कंडीशन क्या है, जब ऐसा नहीं है, a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2 और इज नॉट इक्वल टू c1 by c2, और यहां पे x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1, a1 b1 c1, a2 b2 c2, ये वाली चीज हमारी जीरो हो जाती है, तो क्या हो जाएगा बेटा, लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग। लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग। मैं दोबारा यहां पे आपको रिमाइंड करवाना चाहता हूं बेटा, जब कभी भी इसकी वैल्यू जीरो हो जाए और आपने ये ऊपर वाला कंडीशन चेक नहीं किया है, तो आप एक बार प्लीज इसको भी चेक कर लें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि लाइन पैरेलल है। हो सकता है आपको वैल्यू जीरो आ गई लेकिन लाइंस जो है वो पैरेलल है, तो उस कंडीशन में फिर आपको दिक्कत होगी। अगर इस फॉर्मूले को आप पैरेलल लाइंस पे इस फॉर्मूले को लगाओगे तो वैल्यू जीरो आ जाएगी, जबकि ऐसा नहीं है, दो पैरेलल लाइन के बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। तो इस फॉर्मूले से जीरो आने का मतलब है कि या तो लाइंस इंटरसेक्टिंग है या लाइंस पैरेलल है। इंटरसेक्टिंग है, जीरो आ गया, बढ़िया। आपको क्या करना है, आपको बस डायरेक्शन रेशियो के कंपैरिजन को कर लेना है। अगर ऐसा है तो फिर वो इंटरसेक्टिंग ना होकर के क्या हो जाएंगे बेटा, लाइंस पैरेलल हो जाएंगे। करेक्ट। थर्ड कंडीशन अगेन कि अगर ये चीज जीरो नहीं है तब तो कंफर्म ही है कि ना तो पैरेलल है ना ही इंटरसेक्टिंग है, तो लाइंस जो है वो स्क्यू है। ठीक है। सो थर्ड है कि इफ दिस डिटर्मिनेंट x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1, a1 b1 c1, a2 b2 c2, a2 b2 c2 is not equal to 0, then lines are skew. Then lines are skew. ठीक है बच्चे, तो ये तीन कंडीशंस, इसको अच्छे से लिख लीजिए और फिर हम लोग देखेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, और उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस की तरफ मूव करेंगे। ठीक है बेटा, आई होप इट इज क्लियर। सभी लोगों ने लिख लिया होगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट पे। लेट्स मूव। व्हाट इज आवर न्यू कंसेप्ट? द न्यू कंसेप्ट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस।
शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। ठीक है, आसान है इसका डेरिवेशन। मान लीजिए कि एक लाइन है हमारा और ये दूसरा लाइन है, ठीक है भैया, और ये दोनों ही लाइन जो है ये इस वेक्टर बी के पैरेलल है। तो ये हमारा बी वेक्टर है जिसके कि ये लाइन पैरेलल है। मान लें कि इस पे एक पॉइंट, ये वाला पॉइंट है बेटा सी, ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है हमारा ये है सी, और इस पे हमारा ये जो पॉइंट है ये है हमारा ए। ठीक है, तो जो मेरा पहला लाइन है ये जो मैं इसको यहां पे लिखा हूं आर इक्वल टू ए प्लस लैम्डा टाइम्स बी, और ये जो मेरा दूसरा लाइन है इसकी इक्वेशन हो जाएगी आर इक्वल टू सी प्लस म्यू बी। भाई लैम्डा लिख रखा है पहले तो म्यू लिख लो, म्यू बी। तो ये आपकी दो लाइंस हैं। आपको क्या चाहिए, आपको इनके बीच का डिस्टेंस चाहिए। ठीक है, बढ़िया बात। क्या करो, ए और सी को मिला दो। तो अगर आप ए और सी को मिला देते हैं तो ये सिचुएशन बनती है बेटा। ठीक है, मैं सी से इस वाली लाइन पे नीचे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देता हूं। लेट्स से दिस इज डी। तो टेक्निकली वी आर इंटरेस्टेड दैट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी। अगर मैंने यहां परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है तो टेक्निकली जो हमारा पूरा का पूरा डिस्कशन है बेटा वो इस बात पे सिमटा हुआ है कि सी डी की वैल्यू क्या है, सी डी का मॉडुलस क्या है। ठीक है, चलिए बढ़िया बात। अब बताओ कि अगर मैं AC का, ठीक है, AC का क्या करता हूं, B के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लेता हूं। अब आप कहोगे कि B को ही क्यों चुन रहे हो सर? B को मैं इसलिए चुन रहा हूं कि ये इसके अलोंग है, पैरेलल है, और थोड़ी सी चीज आपको लिखने के बाद पता चल जाएगी। मैं भी बड़ा सिंपल कह रहा हूं कि क्या करना है आपने, तो आपने AC का, ये जो AC है इसका क्रॉस प्रोडक्ट ले लो। चलो ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट ले लेते हैं हम लोग किसके साथ, बी वेक्टर के साथ। ठीक है, तो AC का क्रॉस प्रोडक्ट में लेना चाहता हूं बी वेक्टर के साथ। ठीक है बेटा, चलिए, क्योंकि जो परपेंडिकुलर होगा इट मस्ट बी, जो कॉमन नॉर्मल है तो इट मस्ट बी परपेंडिकुलर टू बी, तो मैं क्रॉस प्रोडक्ट को प्रेफर कर रहा हूं। तो अगर मैं AC क्रॉस बी लिखता हूं तो मैं क्या करूंगा, मॉडुलस AC मॉडुलस बी साइन थीटा एन कैप, वेयर एन कैप इज यूनिट वेक्टर अलोंग कॉमन नॉर्मल। ठीक है बेटा, लेकिन मैंने साइन थीटा को भी लिखा है, और साइन थीटा क्या है बेटा, साइन थीटा है एंगल बिटवीन AC एंड B as B is parallel to both the line. So if this angle is theta, we are talking about the correct angle. अगर मैं इसको थीटा मान लूं तो भैया ठीक है, साइन थीटा यही लगेगा क्योंकि AC और B के बीच वही एंगल होगा जो AC और इस वाली लाइन के बीच होगा। तो ये हमारा हो गया साइन थीटा। चलिए ठीक है, टेक मॉडुलस बोथ साइड, टेक मॉडुलस बोथ साइड। टेक मॉडुलस बोथ साइड। तो मॉडुलस AC, AC को क्या लिख सकते हो बेटा, C माइनस ए, C माइनस ए क्रॉस B वेक्टर का मॉडुलस, एंड दिस इज इक्वल टू मॉडुलस AC। ठीक है, वेक्टर साइन हटा दे रहा हूं मैं, तो ये AC हो गया। ठीक है बेटा, मॉड B भी लिख लो, चलो लिख लेते हैं मॉड B भी, साइन थीटा का मॉड लिख लो, एक बार मॉड भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। और एन कैप क्या था, यूनिट वेक्टर, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। ठीक है बच्चे, अब आप इस B मॉडुलस से इधर डिवाइड कर दीजिए, इस B मॉडुलस से इधर डिवाइड कर दीजिए, तो आप क्या लिख बैठेंगे, आप लिख बैठेंगे बेटा AC साइन थीटा। अब मैं बिल्कुल डिस्टेंस के टर्म्स में बात कर रहा हूं, मैंने मॉडुलस का साइन वाइन हटा दिया है। सो AC साइन थीटा इज इक्वल टू C माइनस ए क्रॉस B वेक्टर का मॉडुलस डिवाइडेड बाय
बी वेक्टर का मॉडुलस। ठीक है बेटा, तो यहां तक आपको कोई आपत्ति नहीं है। अब मैं आपको ट्रायंगल एसीडी, राइट एंगल ट्रायंगल एसीडी में लाना चाहता हूं। कहां लाना चाहता हूं? राइट एंगल ट्रायंगल एसीडी में। एसीडी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर मैं बात करना चाहता हूं। साइन थीटा को लिखोगे क्या बताओ? साइन थीटा को लिखोगे, सीडी जो है वो परपेंडिकुलर है, तो लिखोगे सीडी डिवाइडेड बाय एसी। किसकी तरह काम कर रहा है? हाइपोटेन्यूज की तरह काम कर रहा है। तो यहां से बेटा एसी साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई? सीडी आ गई। और आपका इंटरेस्ट इसी सीडी में है। अगर मैग्नीट्यूड मिल जाए, मैग्नीट्यूड तो पहले ले ही रखा, तो मेरा जो इंटरेस्ट है ये इसी साइन थीटा, एसी साइन थीटा में है। लगा दो मॉडुलस का साइन लगा दो अगर कंफ्यूजन है। ठीक है बेटा, सो दिस इज व्हाट? दिस इज सीडी, करेक्ट? एंड CD इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सो मॉडुलस CD इज इक्वल टू, यहां पे अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, मॉडुलस का साइन लेना है बस। वो भी सिर्फ और सिर्फ न्यूमरेटर की वजह से, क्योंकि ले ही रखा है वो भी बेटा, क्रॉस प्रोडक्ट का मॉडुलस ले रहा, तो ऊपर भी मॉडुलस डिवाइडेड बाय नीचे भी मॉडुलस। ठीक है, एक मॉड यहां लगा दो तो कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, या इसकी जरूरत है नहीं, मॉडुलस पहले डिस्कस हो ही चुका है। ठीक है, चलिए। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, लिख लिया इसको। अच्छा, कभी मान लो ये फॉर्मूला भूल गए तो क्या करोगे? तो सी पॉइंट का इस लाइन ए प्लस लैम्डा बी से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल दो। ठीक है बच्चे, कभी मान लो कि ये फॉर्मूला भूल गए, याद नहीं आ रहा है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन तो पढ़े ही हो ना। तो इस लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट लें और इस लाइन से उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल दें, तो वही हो जाएगा डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। तो सी पॉइंट का इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल दो, या ए पॉइंट का ऊपर वाली लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल दो, तो दोनों ही सिचुएशन में हमारा आंसर सेम आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसको हटाते हैं हम लोग और इसके कार्टेशियन फॉर्मेट पे आ जाते हैं। ठीक है, करेक्ट? चलिए, तो अगर मैं इसके कार्टेशियन फॉर्मेट की बात करूं तो पहले तो मैं लाइन लिख लेता हूं। कार्टेशियन फॉर्मेट डायरेक्टली इसको देख करके हम लोग लिख लेंगे बेटा। तो अगर लाइन की इक्वेशन है, पहले वाले लाइन की इक्वेशन है x माइनस x1 बाई ए इक्वल टू y माइनस y1 बाई बी इक्वल टू z माइनस z1 बाई सी, और दूसरे वाले लाइन की इक्वेशन है x माइनस x2 बाई ए इक्वल टू y माइनस y2 बाई बी इक्वल टू z माइनस z2 बाई सी। करेक्ट है बेटा? तो ये जो AC वेक्टर है आपका, AC वेक्टर ये क्या हो जाएगा? x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। और जो B वेक्टर है बेटा, B वेक्टर है आपका ai प्लस bj प्लस ck। ठीक है बच्चों, ai प्लस bj प्लस ck। चलिए ठीक है, अब आ जाते हैं डायरेक्टली कि मुझे ये चाहिए। दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट है बेटा, निकाल दोगे डायरेक्टली डिटर्मिनेंट के थ्रू। दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट है तो आप डायरेक्टली डिटर्मिनेंट के थ्रू निकाल सकते हैं। तो c माइनस ए क्रॉस b। ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा? देखो c माइनस ए क्रॉस b, तो i j k x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 a b c। ठीक है बेटा, और नीचे इसका वेक्टर b का मॉडुलस यानी कि अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और इसका एक मैग्नीट्यूड के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग से मॉडुलस ले लीजिए। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कार्टेशियन फॉर्मेट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। डायरेक्टली आप इस फॉर्मूले को लगा सकते हैं, तो इसको अच्छे से लिख लीजिए। अब इसके बाद हम लोग बेटा हर एक कंसेप्ट पे एक एक क्वेश्चन करेंगे और फिर आज की क्लास को खत्म करेंगे। तो अब टाइम आ गया दो तीन क्वेश्चंस को देखने का। तो अब लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ठीक है बेटा,
तो ये पहला क्वेश्चन है। डायरेक्ट आप फॉर्मूले को लगा सकते हो बेटा इस क्वेश्चन के लिए। क्यों? यहां देखो 2i j 2k, तो क्या हो गई, ये दोनों के दोनों लाइन जो है क्या पैरेलल लाइन है तो डायरेक्टली शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए लिख सकते हो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए। ठीक है बेटा, मैं कार्टेशियन फॉर्मूले का को एक बार रिकॉल करवा देता हूं। x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। ठीक है बेटा, इसके ऊपर होगा a i b i j k x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1 और ABC बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है बेटा, x2 की जगह क्या है 2, y2 की जगह क्या है -1, z2 की जगह क्या है -1, x1 की जगह क्या है 1, y1 की जगह क्या है 2, z1 की जगह क्या है 1, a की जगह क्या है 2, b की जगह क्या है 1, c की जगह क्या है 2। तो आपको ये चीज कंपेयर करोगे तो क्या मिल जाएगी बेटा, i j k 2 माइनस 1, 1 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 2 1 2। ठीक है बेटा, इसका मॉडुलस डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 4 प्लस 1 प्लस 4। ठीक है बच्चे, तो यहां तक आ गया। डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा बेटा 4 प्लस 1 5 प्लस 4 9। ठीक है, तो ये चीज आ जाएगी। और जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो यहां से देखो ये क्या मिल जाएगा। तो इसको जब आप कैलकुलेट करने जाएंगे बेटा तो देखिए i के साथ क्या सब आ रहा है, ठीक है, j के साथ क्या सब आ रहा है, k के साथ क्या सब आ रहा है, और फिर आप उसका मॉडुलस ले लीजिए। ठीक है, तो i के साथ क्या आएगा बताओ, 4i आएगा -4i आएगा। ठीक है, तो i -6 और -2 तो क्या आ जाएगा -4i। ठीक है बेटा, j के साथ क्या आ जाएगा आपका, तो j के साथ देखो क्या आ जाएगा, तो 2 और +4 तो 6 हो गया बेटा। ठीक है, j के साथ अगर हम लोग देख लें तो, और k के साथ क्या आ जाएगा, तो k के साथ आ जाएगा 1 + 6 यानी कि 7। ठीक है, तो चलिए इसका मैग्नीट्यूड लिख लीजिए। पहले ये लिख दो j के साथ, तो -j और 2 और ये प्लस आपका आ गया 6, तो -6j। ठीक है, और k के साथ लिखो तो 2 ये 1 और 6 7 तो +7k का मॉडुलस डिवाइडेड बाय 3। ठीक है बच्चों, अब ये लिख दीजिए 16 + 36 + 49 क्या हो जाएगा 101। तो ये चीज आ जाएगी आपको √101 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है बच्चों, चलिए करेक्ट, कोई कंफ्यूजन नहीं है यहां तक, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, लिख लीजिए इसको। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूं। ठीक है बेटा, ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन देखिए, डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइन इंटरसेक्ट। पहले में दो लाइन की इक्वेशन दी गई है बेटा, r = i - j प्लस लैम्डा 2i प्लस k, r = 2i - j प्लस म्यू i प्लस j माइनस k। और दूसरे में भी दो लाइन की इक्वेशन दी गई है, r = i प्लस j माइनस k प्लस लैम्डा 3i - j और r = 4i - k प्लस म्यू 2i प्लस 3k। तो चलिए देखते हैं हम लोग एक एक करके। तो दोनों लाइन को देखिए, तो अगर मैं पहले वाले पेयर की बात करूं तो यहां पे है बेटा 2i प्लस k, यहां पे है i प्लस j माइनस k, यानी कि ये दोनों आपस में पैरेलल नहीं है। ठीक है, पैरेलल नहीं है
तो मुझे कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, C माइनस ए, ठीक है बेटा, C माइनस ए डॉट B1 क्रॉस B2 बाय मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2 वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो पहले तो डाटा को कलेक्ट करो, पहले वाले क्वेश्चन के लिए मैं बात कर रहा हूं, फर्स्ट वाले क्वेश्चन के लिए। तो डाटा को कलेक्ट करोगे तो x1 क्या है, 1 है, y1 क्या है बेटा, -1 है, z1 क्या है, 0 है, x2 क्या है बेटा, 2 है, y2 क्या है, -1 है, z2 क्या है, 0 है, ठीक है। और b1 क्या है, b1 जो है, b1 की बात कर लो या डायरेक्ट फॉर्म देखो, a1 क्या है, अगर b1 वेक्टर से बात करते हैं तो a1 है मेरा 2, b1 है मेरा 0 और c1 है मेरा 1। और सेकंड वाले से बात करोगे तो a1 है 1, b1 है 1, a2 है 1, b2 है 1 और c2 है बेटा -1, ठीक है। आ जाइए अब डायरेक्ट फॉर्मूले को अप्लाई कीजिए, ठीक है। क्या करें, तो क्या आपसे बोला गया है कि आप डिस्टेंस को निकालिए, नहीं बोला गया ना बेटा, आपको सिर्फ ये चेक करना है कि ये जो पेयर ऑफ लाइंस है ये इंटरसेक्टिंग है या नहीं है। इसीलिए जो नीचे B1 क्रॉस B2 का मॉडुलस आप लेते थे उसको करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ न्यूमरेटर से देख लेंगे। अगर न्यूमरेटर की वैल्यू 0 आ गई, C माइनस ए डॉट B1 क्रॉस B2 की वैल्यू 0 आ गई तो ये इंटरसेक्टिंग है, नहीं आई तो ये इंटरसेक्टिंग नहीं है। तो ऊपर वाला जो आपका था वो डिटर्मिनेंट क्या था बेटा, x2 माइनस x1 यानी 2 माइनस 1 यानी कि 1, y2 माइनस y1 क्या हो जाएगा, -1 माइनस -1 0 हो जाएगा बच्चे, z2 माइनस z1 क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। अब यहां पे देखो a2 a1 b1 c1 क्या है आपका, 2 0 1, a1 b1 c1 लिख दिया, a2 b2 c2 1 1 -1 1 1 -1। नाउ दिस डिटर्मिनेंट, इसकी वैल्यू निकालनी है और कितना सिंपल है, देखो 1 के लॉन्ग निकाल दो बस, बाकी दो तो 0 है, तो क्या हो जाएगा आपका 1 इंटू 1 इंटू 0 इंटू -1 0 -1 that is -1 which is not equal to 0. So the value of this determinant is not equal to 0. That's why these two lines are not intersecting. They will certainly have some distance. निकालने के लिए नहीं बोला गया, बोला जाता तो क्या करते हैं बेटा, कुछ नहीं, न्यूमरेटर से 1 आ गया, डिनोमिनेटर से बस यहाँ पे i j k रख देना और इसकी मैग्नीट्यूड को निकाल देना, चलो कोई बात नहीं। तो हमारा कंक्लूजन तो आ गया पहले वाले के लिए कि द गिवन पेयर इज नॉट intersecting. The given pair is not intersecting. ठीक है बेटा, इस बात को यहां लिख दो, The given pair is not intersecting. ठीक है बच्चों, The given pair is not intersecting. क्लियर है। इसको मैंने अपने पर्पस से, ये सारा डाटा सेकंड क्वेश्चन के लिए मैं यहां लिख सकूं इसके लिए लिखा है। तो ये हो गया आपका क्लियर। अब आ जाओ सेकंड क्वेश्चन पे। तो सेकंड क्वेश्चन में भी बेटा पहले वाले डाटे को हटाता हूं मैं, चलिए आ जाइए, देखिए कलेक्ट द इंफॉर्मेशन। x1 क्या है 1, y1 क्या है 1, z1 क्या है -1, x2 क्या है 4, y2 क्या है 0, z2 क्या है -1, a1 क्या है बेटा 3, b1 क्या है -1, c1 क्या है 0, यहां पे a2 क्या है 2, b2 क्या है 0, c2 क्या है 3। दोबारा से यहां पे वही करोगे, वही डिटर्मिनेंट लिखोगे। क्या लिख रहे हैं हम लोग, यहां मैं डिटर्मिनेंट भी रिकॉल करवा देता हूं बेटा। हम लोग इसको 0 कर रहे हैं, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, a1 b1 c1, a2 b2 c2। हम लोग इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाले फॉर्मूले में न्यूमरेटर आया था।
इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं हम लोग। इसके लिए हम लोगों ने सारा काम किया। तो चलिए आ जाइए इस वाले क्वेश्चन में। अब ये किसकी चल रही है एक्सप्लेनेशन? तो अब ये चल रही है बेटा सेकंड क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन। 4 माइनस 1 क्या हो जाएगा बेटा? 3। 0 माइनस 1 क्या हो जाएगा बताइए? 0 माइनस 1 इज माइनस 1। माइनस 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 0। चलो बढ़िया। यहां देखिए क्या हो जाएगा? 3 माइनस 1 0, 3 माइनस 1 0। और यहाँ a2 b2 c2, a2 b2 c2 क्या हो जाएगा? 2 0 3, 2 0 3। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालो। तो इसकी वैल्यू देखो यहां पे आपको 2 0 मिल गया, तो इसके अलोंग निकाल दो, 3 के अलोंग निकाल दो। ठीक है बेटा, तो जब इस 3 के अलोंग निकालोगे तो क्या आ जाएगा? 3 इंटू 3 इंटू माइनस 1 क्या हो जाएगा? -3 माइनस 3 इंटू माइनस 1 -3। तो ये -3 प्लस 3 कट के क्या हो जाएगा बेटा? 0। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ गई? 0। तो आपका कंक्लूजन क्या आ जाएगा कि द गिवन पेयर इज इंटरसेक्टिंग। ठीक है, द गिवन पेयर इज इंटरसेक्टिंग। ठीक है बच्चे, अब आप कहोगे कि सर पैरेलल भी तो हो सकता था, उसको यहां से चेक कर लो। i का कोफिशिएंट 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ j का कोफिशिएंट -1 है, यहाँ j है नहीं, यहाँ 3 का k का कोफिशिएंट 3 है, यहाँ k नहीं है। तो ऑब्वियसली जो आपके पेयर है लाइन के वो पैरेलल नहीं है और इनके बीच की वैल्यू 0 आ चुकी है, तो ये इंटरसेक्टिंग होंगे। ठीक है बच्चे, तो ये अब इसके बाद हम लोग एक और क्वेश्चन लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, कंसेप्चुअली अच्छा है। लेट्स सी हाउ इट गोज। तो क्यों इस क्वेश्चन की मैं तारीफ कर रहा था, क्या खास है इस क्वेश्चन में? 2 लाइन है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला है, पहले भी निकालते आए हैं तो आराम से यहां पे भी निकाल सकते हैं। दिस इक्वेशन इज इंपॉर्टेंट और स्पेशल बिकॉज ऑफ द लास्ट लाइन। ठीक है बेटा, ऑल्सो ऑब्टेन्ड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। मतलब हमें यहां पे कॉमन नॉर्मल की भी इक्वेशन चाहिए। सिंपल शब्दों में समझिए कि हमें यहां पे कॉमन नॉर्मल की भी इक्वेशन चाहिए जिसके अलोंग की आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास देखो क्या, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। लाइन की इक्वेशन क्या है बेटा? x माइनस x1 बाई 2 इक्वल टू y माइनस 2 बाई 3 इक्वल टू z माइनस 3 बाई 4 एंड x माइनस 2 बाई 3 इक्वल टू y माइनस 4 बाई 4 इक्वल टू z माइनस 5 बाई 5। ठीक है बच्चे, और मुझे इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए। तो अब देखो क्या करते हैं, अप्रोच लेते हैं हम लोग। क्या अप्रोच लेंगे देखो, तो मान लो कि ये वाली कंडीशन, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है। ठीक है बेटा, तो जो बीच का जो मार्कर है ये कॉमन नॉर्मल है। तो ये पॉइंट इसको मान लो यहां पे टच कर रहा है, तो ये जो पॉइंट है ये और ये जो पॉइंट है ये, अगर मैं इस दोनों पॉइंट के, इसके भी और इस पॉइंट के भी, इसके टॉप बीच वाले मार्कर के टॉप के और बॉटम दोनों जगह के कोऑर्डिनेट को निकाल दूं तो मुझे वो 2 पॉइंट मिल गए जिसके अलोंग की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मिल रही है। मुझे वो 2 पॉइंट मिल गए जिसपे की कॉमन नॉर्मल आएगी। सिंपल बात है, अगर मैंने ये पॉइंट निकाल दिया और मैंने ये पॉइंट निकाल दिया तो उन दोनों पॉइंट को निकाल दूं तो मैं डायरेक्टली शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी निकाल सकता हूं उस दोनों पॉइंट पे डिस्टेंस फॉर्मूला निकाल करके। ठीक है बेटा, और उसी दोनों पॉइंट के थ्रू मैं इस लाइन की इक्वेशन भी लिख सकता हूं। तो आइडिया आपको समझ में आ गया होगा। आइडिया क्या है मेरा इस क्वेश्चन को करने के लिए? मैं इस लाइन पे, पहले वाले लाइन पे एक जनरल पॉइंट लूंगा लैम्डा में, उसको मैं मान लूंगा, मान लो P। करेक्ट, मैं इस पे एक जनरल पॉइंट लूंगा Q में, मान लो म्यू में ले लेता हूं, उसको मैं मान लूंगा Q। अब मुझे लैम्डा में P पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, म्यू में मुझे Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट है। अब मैं यहां से PQ का डायरेक्शन रेशियो लिख दूंगा। अब ये PQ जो है वो नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो है, तो PQ के डायरेक्शन रेशियो का इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। उसी तरीके से PQ के डायरेक्शन रेशियो का इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। करेक्ट, 2 इक्वेशन डॉट प्रोडक्ट को 0 करके मिल गए। 2 ही वेरिएबल है लैम्डा और म्यू, वहां से मुझे लैम्डा और म्यू की वैल्यू आ जाएगी। करेक्ट है बेटा,
और एक बार जब लैम्डा और म्यू की वैल्यू आ गई तो मुझे पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ गया, और जब पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ गया, 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट है आपके पास, तो आप बड़ी आसानी से डिस्टेंस फॉर्मूला लगा करके डिस्टेंस भी लिख सकते हो और लाइन की इक्वेशन भी लिख सकते हो। ठीक है, अगर सिर्फ डिस्टेंस होता ना बेटा तो इतना करने की जरूरत नहीं थी। तो सबसे पहले मैंने इस क्वेश्चन का आइडिया आपके साथ शेयर किया। अब देखिए, एनी जनरल पॉइंट ऑन दिस, जिसको मैंने पी कहा था, एनी जनरल पॉइंट ऑन फर्स्ट लाइन, एनी जनरल पॉइंट ऑन फर्स्ट लाइन, क्या हो जाएगा बेटा? x इक्वल टू 1 प्लस 2 लैम्डा, y इक्वल टू 2 प्लस 3 लैम्डा, z इक्वल टू 3 प्लस 4 लैम्डा। ठीक है बेटा, इसी तरीके से मान लो ये क्या है, लेट इट इज p, एनी जनरल पॉइंट ऑन सेकेंड लाइन, तो x इक्वल्स टू 2 प्लस 3 म्यू, y इक्वल्स टू 4 प्लस 4 म्यू, z इक्वल टू 5 प्लस 5 म्यू, लेट इट इज q, लेट इट इज q। ठीक है बेटा, तो मैं डायरेक्शन रेशियो ऑफ पी क्यू लिख सकता हूं। ठीक है बच्चे, क्या कर सकता हूं मैं डायरेक्शन रेशियो ऑफ पी क्यू लिख सकता हूं। डायरेक्शन रेशियो ऑफ पी क्यू क्या हो जाएगा बेटा? 2 प्लस 3 म्यू माइनस 1 माइनस 2 लैम्डा, तो 2 माइनस 1 क्या हो गया? 1 प्लस 3 म्यू माइनस 2 लैम्डा, कॉमा 4 माइनस 2 2, तो 2 प्लस 4 म्यू माइनस 3 लैम्डा, कॉमा 5 माइनस 3 क्या हो जाएगा? 2 2 प्लस 5 म्यू माइनस 4 लैम्डा। ठीक है बेटा, नाउ पी क्यू इज कॉमन नॉर्मल, सो दैट्स व्हाई इट विल बी परपेंडिकुलर टू द फर्स्ट लाइन। अब फर्स्ट लाइन पे परपेंडिकुलर है और फर्स्ट लाइन का डायरेक्शन रेशियो है 2 3 4, तो वही कंसेप्ट a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो मैं लिख देता हूं डायरेक्टली फ्रॉम फर्स्ट लाइन, फ्रॉम फर्स्ट लाइन क्या हो जाएगा बेटा? 2 इंटू 1 प्लस 3 म्यू माइनस 2 लैम्डा प्लस 3 इंटू 2 प्लस 4 म्यू माइनस 3 लैम्डा प्लस 4 इंटू 2 प्लस 5 म्यू माइनस 4 लैम्डा इज इक्वल टू 0। अब आप इसको ओपन करेंगे, देखिए क्या मिलेगा बेटा? 2 प्लस 6 प्लस 8, 2 प्लस 6 प्लस 8 क्या हो जाएगा? 2 प्लस 6 प्लस 8 हो जाएगा आपका 16, तो कांस्टेंट 16 लिख दीजिए। म्यू, तो 2 इंटू 3 6 म्यू प्लस 3 इंटू 4 12 म्यू, तो 12 और 6 क्या हो गया? 18 म्यू प्लस 4 इंटू 5 यानी कि 20 म्यू, तो 20 और 18 हो गया बेटा 38 म्यू, माइनस 2 इंटू 2 4 माइनस 3 इंटू 3 9, तो माइनस 4 माइनस 9 माइनस 13 और माइनस 4 इंटू 4 16, तो माइनस 13 और माइनस 16 हो गया बेटा माइनस 29 लैम्डा प्लस 16 इक्वल टू 0, एंड दिस इज योर इक्वेशन। से इक्वेशन 1 आपका पहला इक्वेशन बेटा ये हो गया। इसी तरीके से अगर मैं फ्रॉम सेकेंड लाइन लिखूं, फ्रॉम सेकेंड लाइन, तो क्या करना होगा मुझे? 3 इंटू दिस प्लस 4 इंटू दिस प्लस 5 इंटू दिस। ठीक है बेटा, तो यहां से मैं लिख दूंगा सीधा 3 इंटू 1 प्लस 3 म्यू माइनस 2 लैम्डा प्लस 4 इंटू 2 प्लस 4 म्यू माइनस 3 लैम्डा प्लस 5 इंटू 2 प्लस 5 म्यू माइनस 4 लैम्डा इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, अब आप दोबारा ओपन करेंगे, देखिए 3 इंटू 3 9 म्यू,
4 इंटू 4 16 म्यू, 9 और 16 कितना हो गया 25, 5 इंटू 5 25, तो एग्जैक्टली हो गया बेटा आपको 50 म्यू माइनस 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा -6, 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा -12, और 5 इंटू 4 कितना हो जाएगा -20, तो -6 -12 -18 -20 माइनस ऑफ 38 लैम्डा 3 प्लस 8 11 प्लस 10 21 प्लस 21 इक्वल टू 0। ये हो गया बेटा इक्वेशन 2। अब आपको क्या करना है, अब आपको इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। देखो दो लीनियर इक्वेशन है, जब आप इन दो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, लैम्डा और म्यू की वैल्यू मिल जाएगी बेटा, ठीक है। जब आप उसी लैम्डा और म्यू की वैल्यू को यहां पे रखोगे तो आपको पी और क्यू का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं वेट करता हूं मैसेज में, फटाफट आप लोग मैसेज कीजिए क्या आ रही है लैम्डा और म्यू की वैल्यू, निकाल के जल्दी भेजिए, मुझे सेंड कीजिए, ठीक है। चलो फटाफट सॉल्व करो। लैम्डा 1/3, चलो चलो करेक्ट करेक्ट है, म्यू -1/6, ठीक है बच्चे। तो म्यू की वैल्यू आ रही है -1/6 और लैम्डा की वैल्यू आ रही है 1/3, तो म्यू इज इक्वल टू -1/6 एंड लैम्डा इक्वल टू 1/3, करेक्ट है। So when you will solve equation 1 and 2, you will get mu equal to -1/6 and lambda equal to 1/3। चलिए ठीक है, बढ़िया, बहुत अच्छे। तो यहां से आपको म्यू की और लैम्डा की वैल्यू आ गई बेटा। अब क्या करोगे, अब इस जगह पे, ठीक है, इस जगह पे लैम्डा और म्यू की वैल्यू को रख दोगे तो पी और क्यू का कोऑर्डिनेट क्या आएगा ये बताना है आपको, ठीक है। तो लैम्डा की वैल्यू है 1/3, यहां पे रखिए पी के कोऑर्डिनेट के लिए, यहां पे रखेंगे जब पी के कोऑर्डिनेट के लिए तो 1 + 2 इंटू 1/3, ठीक है। तो क्या आ जाएगा बेटा 5/3, तो 5/3 कॉमा 2 + 3 इंटू 1/3, तो क्या आ जाएगा 3, कॉमा 4 + 4 इंटू 1/3, तो क्या आ जाएगा बेटा 13/3। So coordinates of P is 5/3, 3, 13/3. Like that, put mu equal to -1/6 at this place to get the coordinates of Q. क्या आ जाएगा देखो, लिखोगे यहाँ पे -1/6 तो 2 इंटू 3 इंटू -1/6, 2 -1/2, 2 -1/2 क्या हो जाएगा बेटा 3/2, 3/2, कॉमा 4 + 4 इंटू -1/6, that is 4 - 2/3, 4 - 2/3 will give you 10/3, correct, 10/3, comma 5 - 5/6 will give you 25/6, 25/6। तो यहां से लैम्डा और म्यू की वैल्यू को निकाल ली और जब मैंने लैम्डा और म्यू की वैल्यू यहाँ पे जनरल पॉइंट में लिखा है तो मुझे पी और क्यू का कोऑर्डिनेट आ गया बेटा, ठीक है। तो अब मुझे पी और क्यू का कोऑर्डिनेट आ चुका है। अब मुझे क्या करना है, पी और क्यू के बीच अगर मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दूंगा, ठीक है बच्चे, तो मुझे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मिल जाएगा। उसके लिए मैंने इतनी मेहनत नहीं की है, वो तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूले से भी निकाल लेता। 2 पॉइंट फॉर्म से मैं यहां से लाइन पी क्यू की इक्वेशन को लिख सकता हूं, ठीक है बेटा। तो चलिए फिर भी पहले अपन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लिख लेते हैं। मैं इस हाफ पार्ट ऑफ द बोर्ड को रब कर रहा हूं बेटा, ओके। चलिए, तो जब आप पी और क्यू पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो पी क्यू क्या हो जाएगा बेटा, √5/3 -3/2 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 10/3 का होल स्क्वायर, 3 - 10/3 का होल स्क्वायर प्लस 13/3 -25/6 का होल स्क्वायर, ठीक है। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन
you will get it as 1 by root 6. After simplification, when you will simplify, you will get the value of PQ as 1 by root 6. करेक्ट? अब आ जाओ कि मुझे क्या करना है, मुझे इक्वेशन लिखना है, ठीक है बेटा। तो अगर मुझे इक्वेशन लिखना है तो मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि कोऑर्डिनेट्स अच्छे नहीं है तो मुझे डायरेक्शन रेशियो अलग से ही पहले निकाल लेना चाहिए, ठीक है बेटा। तो मैं लिख देता हूं डायरेक्शन रेशियो ऑफ PQ, डायरेक्शन रेशियो ऑफ PQ, डायरेक्शन रेशियो ऑफ PQ, ठीक है बेटा। क्या हो जाएगा, 5/3 माइनस में 3/2 कॉमा 3 माइनस 10/3 कॉमा 13/3 माइनस 25/6, ठीक है बेटा। 13/3 माइनस 25/6, करेक्ट, ठीक है बच्चे। तो क्या मिल जाएगा आपको बताओ यहां पे। तो पहली चीज जो है ये मिल जाएगी बेटा, इसको सॉल्व करोगे तो 10 माइनस 9 दैट इज 1/6 कॉमा 9 माइनस 10 माइनस 1/3 कॉमा 78 माइनस 75 यानी कि 3/6। 3/6 से क्या हो जाएगा बेटा आपका ठीक है, इसको कैलकुलेट करोगे तो 26 माइनस 25 यानी 1/6, ठीक है, ये 1/6 आ गया बेटा। तो ये हमारा डायरेक्शन रेशियो, यहां पे भी वही वैल्यू आती, उसका स्क्वायर करके, इसलिए हम लोगों ने सीधा रिजल्ट लिख दिया बेटा। चलिए, तो अब ये चीज तो अपने पास आ गई, डायरेक्शन रेशियो जो है वो अपने पास आ चुकी है। अब क्या करते हैं, फ्रैक्शन है, अच्छा नहीं लगता, 6 से मल्टीप्लाई कर दो। तो जब 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या मिल जाएगा, 1 माइनस 2 1। अब ये थोड़ा इंटीग्रल डायरेक्शन रेशियो आ गया तो देखने में अच्छा लगता है, लेकिन डिस्टेंस फॉर्मूले में ऐसा मत कर देना, ठीक है बेटा। डिस्टेंस फॉर्मूले में ऐसा करोगे तो दिक्कत हो जाएगी आप। तो अब डायरेक्शन रेशियो आपके पास आ गया 1 माइनस 2 1। आप चाहो तो डायरेक्टली इसको भी रख सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी बेटा। पॉइंट है, किसी भी पॉइंट के साथ PQ का इक्वेशन लिख दो। मान लो मैं P के साथ ही लिख देता हूं, तो PQ का इक्वेशन हो जाएगा x माइनस 5/3/1 इक्वल टू y माइनस 3/-2 इक्वल टू z माइनस 13/3/1, करेक्ट। सो दिस इज इक्वेशन ऑफ PQ। कोई बच्चा अगर उल्टे क्रम में सब्सट्रैक्ट किया होगा बेटा, 3/2 माइनस 5/3 किया होगा तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपका डायरेक्शन रेशियो -1/6 1/3 -1/6 आएगा, विच इज पैरेलली गुड, पैरेलली करेक्ट, कोई दिक्कत उससे नहीं होगी। डायरेक्शन रेशियो है, हम कभी भी इसको -1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो दूसरा वाला मिल जाएगा, ठीक है बेटा। तो इस क्वेश्चन के अंदर हम लोगों ने P और Q के पॉइंट निकाले, जिसके अलोंग कॉमन नॉर्मल आता है, उस लाइन की इक्वेशन निकाली, बेसिकली कॉमन नॉर्मल की इक्वेशन निकाली, और ये सारा काम हम लोगों ने किया है बेटा। तो आई थिंक इट इज इनफ फॉर द डे। एक क्लास के अंदर इतनी इंफॉर्मेशन काफी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट टॉपिक, नए नए क्वेश्चंस के साथ और नए नए टॉपिक्स के साथ, ठीक है बच्चों। ऑल द बेस्ट।